लेसन कौन सा हमारा? मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि मैटर होता क्या है। जिसको भी पता नहीं है, जो भी पिछले क्लास में नहीं थे प्रेजेंट, ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। पहला जो मैटर का डेफिनेशन वो क्या लिखा हुआ है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ठीक है, इज कॉल्ड मैटर। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी चीज आपके पास है, ठीक है, एनीथिंग मतलब क्या हो गया? एनीथिंग का मतलब कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी चीज जिसके पास एक मास हो, अपना खुद का मास। अब बोलोगे मास मतलब क्या होता है? आइए, मास मतलब होता है वजन, ठीक है। मास मतलब क्या होता है? वजन। तो कोई भी चीज जिसके पास खुद का एक वजन है ना, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। स्पेस मतलब बबुआ होता है जगह। क्या होता है स्पेस मतलब? जगह, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा चीज जिसके पास खुद का मास हो और वो क्या ऑक्यूपाई करे? स्पेस ऑक्यूपाई करे। स्पेस मतलब जगह ऑक्यूपाई करे, ठीक है, उसी को कहते हैं मैटर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखा हुआ है? पेन। पेन तो हमारे पास देखो ये मार्कर है, ठीक है। मार्कर अगर मैं देखूंगा तो जरा बताओ, ये मार्कर के पास कुछ ना कुछ तो वजन होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैटर किसको कहेंगे? कि जिसके पास खुद का एक वजन हो। कोई भी एक ऐसा चीज जिसके पास खुद का अपना एक वजन हो और वो जहां पे रहे वहां पे कुछ जगह को घेरे। जैसे अपना ये मार्कर है ना। अब ये मार्कर का बताओ कुछ ना कुछ वजन होगा नहीं होगा? मानो बहुत कम 20 ग्राम, है ना, बहुत कम वजन ही होगा, लेकिन खुद का एक वजन जरूर होगा इसके पास, है ना। और ये मार्कर जहां पे रखेंगे, इस मार्कर को जहां पे रखेंगे, तो बताओ ये मार्कर कुछ ना कुछ जगह घेरेगा नहीं घेरेगा? घेरेगा ना। तो कोई भी एक ऐसा चीज जिसके पास खुद का एक वजन हो और जहां पे उस चीज को रखा जाए वहां पे वो एक जगह को क्या करे? कवर करे, उसी को क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब देखो ये लड़का है ना, सैड, ठीक है, साथ नाम है इसका, लेकिन सैड बोलते हैं प्यार से, ठीक है। अब क्या है, इसके पास खुद का एक वजन है या नहीं है ना? कितना वजन है तुम्हारा? पता नहीं, कुछ ना कुछ वजन होगा इसका, है ना, 50 केजी, ठीक है। अब बताओ ये जहां पे खड़ा है, क्या ये कुछ जगह घेर रहा है नहीं घेर रहा है? जगह घेर रहा है ना। तो ये मैटर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है देखो, बैठ जाओ। पेन हो गया, टेबल हो गया। भाई टेबल घर पे रखते हो, उसका वजन होता है कुछ कि बिना वजन का रहता है वो, है ना। लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा भारी लगेगा वो भी चीज़, है ना। तो कोई भी एक ऐसा चीज जिसके पास अपना एक खुद का वजन हो और जहां पे उसको रखा जाए वहां पे क्या करे? वो जगह को घेरे, उसी को क्या कहते हैं? हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल में एयर भी लिखा हुआ है। आप बोलोगे हवा, हवा में वजन होता है? कितनों को लगता है हवा में वजन होता है? हवा में वजन होता है भाई। हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा हवा है और ये हवा की वजह से हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो कैसे बिलीव करेंगे इस चीज़ को? आपके पास एक टीम है, साइकिल के अंदर जो टीम लगता है ना। अब बड़े बड़े टायर्स का वजन शुरू में कम होता है, जब उसके अंदर हवा भर दिया जाता है ना, तो जब उसका वेट मैं करवाऊंगा तो वेट बहुत ज़्यादा मिलेगा। उठा लोगे क्या टायर को उठा के ऐसे? नहीं ना। वजन उसके अंदर हवा भर देंगे तो और भी ज़्यादा वजन हो जाएगा, है ना। तो वजन हवा के पास भी होता है। तो बताओ एयर हुआ या नहीं हुआ? एयर भी मैटर हो गया। एक बात याद रखना कि आपके जो इमोशंस है ना, वो मैटर के अंदर नहीं आएंगे। अब बोलोगे तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो कोई बहुत ज़्यादा। कितना मतलब 5 केजी, 10 केजी, बताओगे क्या? और वजन उसका कर सकते हैं। तुम कितना किसी से नफरत करते हो? कोई बच्चा बोला हम उससे नफरत 2 केजी 250 ग्राम करते हैं। ऐसा हो सकता है? भाई जो भी आपका फीलिंग है, फीलिंग मैटर्स के अंदर नहीं आएगा। कारण क्या है? आपके फीलिंग के पास कोई वजन नहीं होता है। आपके फीलिंग के पास कोई वजन नहीं होता है। और क्या आपका फीलिंग किसी जगह को घेरता है? तुम्हारे लिए तो हमारे दिल में प्यार भरा हुआ है, कितना जगह घेरा है वो? जगह घेरा है क्या? जगह नहीं घेरा है, ठीक है। तो मैटर किसको नहीं कहेंगे? जिसके पास वजन ना हो और जो जगह ना घेरे। कोई भी दुनिया का चीज जिसके पास खुद का एक वजन हो और जो जगह घेरे, उसी को क्या कहेंगे? हम मैटर कहेंगे। जैसे पेन पेंसिल आपका एक मैटर के अंदर आ जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जरा समझना गौर से। ब्राउनियन मोशन। कौन सा टॉपिक है? ब्राउनियन मोशन। कौन सा टॉपिक? ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या कहता है? द zigzag मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स रैंडमली इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। अब गौर करना जरा, मेरे पास एक ग्लास, क्या था? ग्लास, है ना। एक ग्लास था, वो सब वाला नहीं है, ठीक है, पानी पीने वाला। कौन सा ग्लास है ये? पानी पीने वाला। अब एक बात बताओ कि इस ग्लास के अंदर यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक क्या भरा हुआ है? इसमें पानी भरा हुआ है।
अब क्या किए, इसके अंदर एक बूंद स्याही, जानते हो स्याही, इंक है ना, इंक नहीं है तो नील, नील मतलब इंडिगो है ना, एक बूंद इसके अंदर उजाला डाल दिए, इसके अंदर एक बूंद क्या डाल दिए, उजाला। आपको क्या लगता है कि जो उजाला इसके अंदर डाला गया था, क्या वो एक बूंद सिमट करके एक ही जगह रह जाएगा, रहेगा? ऐसा लगता है क्या कि जो एक बूंद इसके अंदर हम इंक डाले, स्याही डाले, कलर डाले, क्या एक ही जगह वो इंक रहेगा? कि देखे यहाँ पे इंक डाल दिया, अगला दिन भी आ रहे सुबह यहीं पे इंक, ऐसा है? नहीं, वो इंक क्या हो जाएगा, पूरे ग्लास में फैल जाएगा। अच्छा फैलेगा कब बताओ, कैसे फैलेगा? ब्राउनियन मोशन देखिए होता क्या है। अब ये जो इसके अंदर पानी था, पानी भी एक प्रकार का मैटर है या नहीं है? मैटर है। पानी के पास भी खुद का एक वजन होता है ना, और पानी जगह भी घेरता है। अब देखो इस पानी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण होंगे जिनको मैं एटम्स कह रहा हूँ, है ना। ब्राउनियन मोशन क्या कहता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना बाबू लोग, जो पार्टिकल्स होता है कहीं एक जगह स्थिर नहीं होता है। एक जगह पार्टिकल्स ऐसे तुम लोग जैसे असेंबली में भी खड़े हुए एक जगह ऐसे खड़े रहते हो, है ना, अटेंशन ना पता है, स्टैंडिस पता नहीं है तुम लोग। तो जो ब्राउनियन मोशन वो कहता है कि जो भी पार्टिकल है मैटर के अंदर जो भी पार्टिकल है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर आएगा, इधर इधर इधर, कहाँ मूव करेगा इसको खुद पता नहीं। ठीक है, मतलब कि जो एक पार्टिकल होता है रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में क्या करेगा, वो मूव करेगा। ठीक है, कभी भी मैटर का जो पार्टिकल है एक जगह सीमित नहीं रहता है, वो लगातार कहीं ना कहीं मूव करते रहता है रैंडम डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में, है ना। ऐसे मोशन को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। ये कौन सा मोशन हुआ? घर से स्कूल आते हो तो स्ट्रेट लाइन में आते हो, मतलब रोड जो रहता है उसमें आते हो आप, है ना। लेकिन आप स्कूल से घर जाओगे तो कैसे जाओगे? तो घूमते दोस्त के यहाँ चल लिए थोड़ा सा, है ना, तो जलेबी बट रहा था, भंडारा चल रहा था, तो सारा जगह जा करके लास्ट में अपने घर पहुँचे। ठीक है, तो ऐसे मोशन को कहते हैं कौन सा मोशन? ब्राउनियन मोशन। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल का है, इसमें टोटल आपको 4 प्रकार का प्रॉपर्टीज पार्टिकल के बारे में जानना है। इसमें से जो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, कहने का क्या हुआ, जिस तरीके से आपका जो शरीर है, ये तो शरीर बहुत बड़ा है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको आप आज सेल के नाम से पढ़ते हो। ठीक है, उसी तरीके से एक जो मैटर होता है उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें एटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटम्स। ठीक है, और ये एटम का साइज क्या होता है बाबू? बहुत स्मॉल होता है। ये एटम्स इतने छोटे छोटे नजर आते हैं कि मतलब इनको नॉर्मली देखा नहीं जा सकता है बिना माइक्रोस्कोप की मदद से। तो पहला खासियत समझ में आ गया एटम का, पार्टिकल्स का। क्या है पहला खासियत इसका? कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के, उनका साइज क्या होता है? काफी छोटा। पहला बात क्लियर है। दूसरा बात क्या होता है, देखो इसका, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है ना। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करते हैं। ये वाला पार्टिकल इससे अगर दूर जा रहा होगा, देखो ये पार्टिकल अलग है, ये पार्टिकल अलग है, ए पार्टिकल और इसका नाम है बी, ये दोनों दूर दूर में है। ठीक है, तो ए क्या चाहेगा? इसके नजदीक जाना, और बी चाहेगा इसके नजदीक जाना। यानी जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और बात क्लियर है यहाँ पे। तीसरा खासियत क्या था पार्टिकल्स का, कि पार्टिकल्स shows random movement। मतलब क्या हुआ इसका? जो पार्टिकल्स होते हैं लगातार मूव करते रहते हैं। क्या करते हैं? लगातार मूव करते रहते हैं। समझ में आ रहा बात? मतलब पार्टिकल जो है, जैसे एक आपके पास मैटर है, पानी ले लिया है ना, तो पानी भी तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। वो पार्टिकल एक जगह स्थिर नहीं होता है, वो पार्टिकल हमेशा क्या करते रहता है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर वो पार्टिकल मूव नहीं करता तो आप पानी के अंदर एक बूंद स्याही डालिए, इंक डालिए, है ना, वो इंक कुछ टाइम के बाद क्या देखोगे कि इंक पूरे ग्लास में फैल गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो लगातार क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे। बोलो तीसरा कैसे समझ में आ गया पार्टिकल का?
चौथा क्या है देखो, चौथा क्या था इसका कि पहला हो गया कि एक दूसरे बहुत छोटे होते हैं, दूसरा हो गया अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, तीसरा हो गया कि ये रैंडम मूवमेंट को शो करते हैं, है ना, और चौथा क्या था इसका, वेरी गुड, कि जो पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स हैव अ स्पेसेस बिटवीन देम, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ कुछ क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे आप वही एग्जांपल देकर के समझाए थे, ग्लास के अंदर हम चीनी डालें, चीनी जैसे डालें तो ग्लास का पानी थोड़ा ऊपर आएगा, जब चीनी घुल जाएगा तो ग्लास का पानी जितना शुरू में था उतना ही क्या हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा। इससे पता क्या चलता है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, गैपिंग होता है। ठीक है, तो ये था इसका 4 प्रॉपर्टीज। क्लियर है ना। आपको पता होना चाहिए कि मैटर को 3 भागों में बांटा गया है। क्या बांटा गया है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में, जिसमें से जो पहला है, पहला काइंड वो है सॉलिड। पहला क्या है, सॉलिड। दूसरा है लिक्विड, कौन सा, लिक्विड। और तीसरा है गैस। तीसरा कौन सा है, गैस। बोलो बात क्लियर है। पहला मैटर कौन सा होता है, पहला काइंड सॉलिड, दूसरा कौन सा, लिक्विड, और तीसरा कौन सा है, गैस। देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 प्रकार के 3 स्टेट्स हो गए, है ना। तो पहला क्या है कि सॉलिड का शेप क्या होगा, बिल्कुल फिक्स होगा। ठीक है, ये मार्कर इस तरीके से, इसका शेप कभी ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, बिल्कुल फिक्स होगा। दूसरा क्या है, सॉलिड का वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, सॉलिड का वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स होगा। तीसरा क्या है कि पार्टिकल्स वेरी क्लोज। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, आप देखिए सॉलिड का पार्टिकल्स बनाया हुआ है, ये पार्टिकल्स कितने सामने सामने। ठीक है, पार्टिकल्स क्या है, बहुत सामने सामने, इनके बीच में खाली जगह है, बहुत कम है खाली जगह। ठीक है, तो इनका शेप और वॉल्यूम क्या होगा, बिल्कुल फिक्स होगा। सॉलिड होते हैं लिस्ट कंप्रेसिबल। लिस्ट कंप्रेसिबल कहने का मतलब है सॉलिड को सबसे कम क्या कर सकते हैं, हम दबा सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस मार्कर को आपको अगर प्रेस करने बोलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हार्ड होगा ये टास्क। इस मार्कर को आप क्या कर पा रहे हो, प्रेस कर पा रहे हो। तो कंप्रेस करना सॉलिड को क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो गया, पेन, टेबल, स्टोन। ठीक है, लिक्विड के बारे में जानिए। लिक्विड का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है। लिक्विड को जिस तरीके के बर्तन में डाल दिया जाएगा, लिक्विड उसी प्रकार का क्या ले लेता है, शेप ले लेता है। घड़े के अंदर डालोगे तो पानी घड़े के जैसा बन जाएगा, है ना। अगर आप क्यूबिकल बॉक्स के अंदर पानी को डाल रहे हो तो क्यूबिकल शेप का ले लेगा वो, है ना। तो शेप उसका फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होगा। वॉल्यूम कैसे फिक्स होगा भाई, अब पानी है 1 लीटर, है ना। आप किसी भी बर्तन के अंदर उस पानी को रख दो, क्या 1 लीटर से 1.5 लीटर का भी हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। यानी उसका जितना वॉल्यूम है, कहीं भी रखिए उसको, किसी भी कंडीशन में रखिए, है ना, उसका जो वॉल्यूम है बिल्कुल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा, बिल्कुल उसका फिक्स रहेगा। ठीक है, अगला क्या है कि पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोज। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल होता है बच्चों, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल होता है वो बहुत सामने सामने नहीं होते। यहाँ पे थोड़े थोड़े पार्टिकल क्या होंगे, दूर में होंगे। इनके बीच में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा स्पेसेस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला पार्टिकल हो गया, दूसरा पार्टिकल यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया, पांचवा। देखो यहाँ पे सॉलिड के अंदर बिल्कुल चिपका चिपका हुआ था, लेकिन लिक्विड में क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा जगह बन गया। तो इसलिए ये क्या हो गया, कंप्रेसिबल हो गया। क्या हो गया, कंप्रेसिबल। अब तुमको लिक्विड को दबाने बोल दिया जा रहा है, क्या करने बोला जा रहा है, दबाने बोला जा रहा है। अब दबाने बोलेंगे लिक्विड को तो क्या ये दबेगा, नहीं दबेगा, बहुत जगह अंदर में, तो पार्टिकल बहुत सामने आ सकता है, यहाँ है ना, सामने आ सकता है। तो ये कंप्रेसिबल होता है, लिक्विड्स को दबाया जा सकता है। ठीक है, लिक्विड्स को क्या कर सकते हैं हम, कंप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया वाटर, केरोसिन, एडीसी। गैस के बारे में जब हम बात करेंगे तो गैस में क्या बता रहा है, इसका शेप फिक्स होता है भाई, शेप फिक्स नहीं होता है। शेप फिक्स क्यों नहीं होगा बताओ, अब खुद सोचो। आपके घर में कौन सा गैस यूज किया जाता है कुकिंग के लिए, कौन सा गैस है, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, नाइट्रोजन गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, यानी कि अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि सिलेंडर के अंदर जो गैस भरा हुआ होता है ना, वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। कभी आपके पास सिलेंडर थोड़ा सा खाली हो गया होगा, मतलब ज़्यादा बड़ा, मतलब पूरा भरा रहेगा, सिलेंडर उठाने में दिक्कत होगा लोगों को, है ना। तो जो सिलेंडर थोड़ा खाली हो गया, उस सिलेंडर को उठा करके थोड़ा सा ऐसे सेक करना, आपको आवाज़ आएगा अंदर, जैसे कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है। कभी किए हो आपको, है ना, तो आवाज़ आएगा। कहीं सिलेंडर भराने जाना छोटा सा टंकी लेकर के, तो वहाँ पे जो पाइप में आएगा ना गैस, लगेगा कि पानी जा रहा है उसके अंदर। ठीक है,
तो गैस के अंदर वो जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो गैस प्रेजेंट होता है उसको काफ़ी दबा करके सामने सामने पार्टिकल कर दिया था, इससे क्या बन जाता है, वो लिक्विड बन जाता है। ठीक है, तो सिलेंडर के अंदर आपका जो गैस है वो लिक्विड के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? लिक्विड के रूप में। परफ्यूम में भी यही हाल होता है। परफ्यूम का भी हिला के देखना है ना, तो पानी के जैसा दिखेगा, और ट्रांसपेरेंट शीशा आएगा तो ऐसे ही नजर आएगा पानी के जैसा, और जैसे जैसे स्प्रे करोगे तो क्या हो जाएगा, वो गैस के रूप में बदल जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसका शेप फिक्स नहीं होता है, गैस का शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर पर जाकर पूरा जगह घेर लेगा। ठीक है, और क्या है, गैस का फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होगा, गैस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि गैस फैलने वाला चीज होता है। बड़ा बर्तन में रखेंगे तो बड़ा शेप हो जाएगा, इसमें फैल जाएगा ना पूरे कमरे में। अब सोचो यहाँ पे परफ्यूम छिड़के, बढ़िया फ्रेग्रेंस का पूरे कमरे में भर जाएगा, यहाँ पूरे क्लासरूम में भर जाएगा ना। तो जो गैस इतने छोटे से बर्तन के अंदर, इतने छोटे से कंटेनर के अंदर था, वो गैस पूरे कमरे में भर गया। उसको और बड़ा जगह पे छोड़े तो और जगह नहीं घेर लेगा वो, तो क्या इसका फिक्स्ड वॉल्यूम हुआ? फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं हुआ। पार्टिकल्स जो गैस के होते हैं काफी दूर दूर होते हैं। फार मतलब होता है दूर। गैस के पार्टिकल सामने होंगे या दूर होंगे? दूर होंगे। इसके पार्टिकल्स जो होंगे काफी दूर होंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ फिगर बनाता हूँ पार्टिकल्स का, एक पार्टिकल यहाँ तो दूसरा यहाँ, है ना, काफी दूर दूर पार्टिकल होते हैं इसके। और इसीलिए जो गैस होता है हाईली कंप्रेसिबल होता है। गैस को बहुत ही ज्यादा क्या कर सकते हैं हम, कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं पकड़ के इसको दबाने की कोशिश करूंगा तो पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर है, ये पार्टिकल्स बहुत सामने जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो सबसे ज्यादा किसको कंप्रेस किया जा सकता है? गैस को। ठीक है, सबसे ज्यादा किसको कंप्रेस कर सकते हैं? गैस को। एग्जांपल में क्या हो गया, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, ETC हो गया, है ना। अगर अब देखो यहाँ पे एक बात और बता रहा हूँ, अब तुम लोग बताना जरा, है ना, कि सबसे ज्यादा कंप्रेस किसको कर सकते हैं? गैस को। उससे कम किसको दबाया जा सकता है? लिक्विड। और सबसे कम किसको दबाया जा सकता है? सॉलिड को। अच्छा एक बात और बताओ, शेप किसका फिक्स होगा? सॉलिड का। क्यों? हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है? डिफ्यूजन। अभी लिखना बंद कर दो, थोड़ा पहले समझ लो फिर चले जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा? डिफ्यूजन। जरा डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ध्यान से इसको देखिएगा क्या लिख रहा है इसमें। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। स्प्रेड मतलब क्या होता है? फैलना। फैल करके कोई चीज किसी के साथ मिक्स हो गया। देखो लिख रहा है, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस। अगर कोई एक चीज जा करके दूसरे चीज में फैल करके क्या हो गया? मिल गया। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। कोई एक चीज दूसरे चीज में जा करके क्या हो गया? फैल करके उसके साथ मिक्स हो गया, तो क्या हो गया? ये डिफ्यूजन हो गया। क्या हो गया? डिफ्यूजन। अगला क्या लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेस। गैसेस के अंदर डिफ्यूजन तेज होता है। क्या होता है? तेज। अब रीजन बता पाओगे इसके? क्योंकि गैसेस का जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा मूव कर सकता है, वो दूर दूर होता है। सॉलिड का पार्टिकल मूव कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन गैस का पार्टिकल क्या कर सकता है? आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसमें डिफ्यूजन क्या होगा? सबसे ज्यादा। सवाल पूछा जाएगा कि डिफ्यूजन कौन से चीज में सबसे ज्यादा होता है? गैस वाले चीज में। कौन सी चीज में? गैस में। और सबसे कम किस में होगा? स्लोअर इन सॉलिड। और सबसे कम किस में होगा? सॉलिड। अब देखो कि डिफ्यूजन इज डायरेक्टली, इसको पढ़ेंगे, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा बाबू, अगर हम गर्मी को बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर हम गर्मी को घटाएंगे तो डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं डिफ्यूजन होता क्या है, बहुत ज्यादा समझ में आएगा यहाँ से, है ना। आपके घर में बना था एकदम पनीर, है ना, बढ़िया सा एकदम, मम्मी बनाई है बहुत दिन बाद। ठीक है, सावन चल रहा था, चिकन बना था, बहुत सावन के बाद बना चिकन, है ना, घर पे। अब क्या हुआ कि जैसे कोई बढ़िया चीज बनता है और वो ठंडा हो गया, है ना, तो ठंडा होता तो उसका स्मेल जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, और खाने के पहले थोड़ा गर्म करोगे उस चीज को, है ना, तो जैसे उस चीज को गर्म करते हैं तो क्या होता है? उसका सुगंध ने, अभी ताजा ताजा खाना बन रहा है, ठीक है, तो उसका सुगंध क्या पूरे घर में नहीं फैल जाता है। अगर बहुत अच्छा चीज बन रहा है, मानो हलवा बन रहा है, बहुत ज्यादा घी डाल दिया गया उसमें, है ना, तो पूरे घर में उसका सुगंध जाएगा? नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि गैस के अंदर जो था वहाँ पे घी जो इस्तेमाल किया गया था वो लिक्विड था, वो गर्म हुआ, है ना, उसके कुछ पार्टिकल्स हवा में उड़ करके क्या हो गए? मिल गए। देखो एक चीज फैल करके दूसरे चीज में मिल गया, घी का जो पार्टिकल्स था कहाँ जाकर के मिल गया? एयर के साथ, और एयर से पूरे घर में क्या हो गया? वो फैल गया, उसका सुगंध फैल गया। इसको क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे।
जिस चीज़ को गर्म करोगे, अगर किसी चीज़ को गर्म करोगे तो क्या उसका ज़्यादा नहीं होगा डिफ्यूज़न, ज़्यादा होगा। गर्म करने पे खाने का स्मेल दूर दूर तक जाने लगता है, ठीक है, और ठंडा होने पे खाने का स्मेल ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा है तो उसमें डिफ्यूज़न क्या होने लगेगा, तेज होने लगेगा, और टेम्परेचर कम कर दे तो डिफ्यूज़न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, टेम्परेचर चेंजिंग में आपको 3 प्रकार का चेंजिंग के बारे में जानना है, ठीक है। जिस तरीके से आप अपने लंबाई को या किसी भी चीज़ का दूरी को अलग अलग तरीके से नाप सकते हो। जैसे आपको अगर नापना है रोड का लंबाई तो आप किलोमीटर में नापते हो, आपके अपने हाइट को नापना है तो आप फुट में नापना ज़्यादा प्रेफर करोगे, है ना। अगर मुझे इस मार्कर का लंबाई नापना है तो सेंटीमीटर में नापूंगा, है ना, कि किलोमीटर में नापूंगा, सेंटीमीटर में नापूंगा, है ना। उसी तरीके से आपको क्लास 9th के अंदर टेम्परेचर के 3 तरीके को जानना है, 3 यूनिट्स के बारे में जानना है। ध्यान देना सभी यहाँ पे कि पहला जो तरीका है वो क्या है, पहला जो यूनिट आपको पढ़ना है वो केल्विन, क्या है, केल्विन। दूसरा यूनिट आपको पढ़ना होगा सेल्सियस, क्या है, सेल्सियस। और तीसरा जो तरीका है वो है, मतलब तीसरा जो यूनिट है वो है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये 3 यूनिट्स के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो पहले सीखते हैं कि केल्विन कैसे किया जाए। अब तुमसे कहा जाए, जैसे मैं एक सवाल करवा रहा हूँ अभी कि मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों को ये पता होगा कि पानी कितना डिग्री गर्म किया जाए, कितना डिग्री सेल्सियस पानी को गर्म करें ताकि वो बॉईल करने लगे। तो सभी बोलोगे कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यही होता है ना, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो सुनो, केल्विन में अगर सेल्सियस को मुझे केल्विन में चेंज करना है तो केल्विन का फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। जैसे अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मुझे के का वैल्यू निकालना है, जरा सी बता पाओगे कितना दिया है, देखो तो 100, तो सी की जगह कितना रख दूंगा मैं, 100 प्लस कितना हो जाएगा 273, जरा जोड़ दो, 100 में 273 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 373। बोलो बात समझ में आ गया। जैसे अगर मैं अगला सवाल ऐसे ही दे दूँ कि आपको बताना है कि -10 डिग्री सेल्सियस में, -10 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन्स होते हैं, ठीक है। तो केल्विन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, तो आप बताओगे डिग्री सेल्सियस प्लस कितना 273। इस बार सी की जगह कितना रखेंगे, -10, है ना, तो -10 प्लस कितना हो जाएगा ये 273। अब ये बताओ कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 263, लेकिन साइन किसका रह जाएगा, प्लस। बोलो केल्विन का बात समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या है यहाँ पे, नहीं ना। ऐसे ही मैं कहूँ कि आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है कि कितने डिग्री पे कितने डिग्री सेल्सियस, आप सभी को पता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पे जो पानी वो बर्फ बन जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ना, कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। अगर इसी टेम्परेचर को मैं केल्विन में कन्वर्ट करने को तो नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस कितना 273, तो के की जगह के रखेंगे, सी की जगह बताओ कितना हो जाएगा 0 प्लस कितना 273। अच्छा 0 में कोई भी नंबर जोड़े तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो 0 कितना जोड़े कितना आ जाएगा 270। बोलो बात क्लियर है यहाँ पे, है ना। तो पहला यूनिट आप सीख गए कि किस तरीके से सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम सीखेंगे किस तरीके से आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं ना। तो देखो कुछ भी अगर टेम्परेचर आपको चेंज करना हो तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए, क्या आना चाहिए, फॉर्मूला। तो जो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला निकल करके सामने आता है बच्चों, वो होता है F = 9/5C प्लस 32। बोलो बात क्लियर है, क्या है फॉर्मूला, F = 9/5C प्लस 32। जैसे सवाल करवा देते हैं इसके तो मजा आ जाएगा आप लोगों को। मैं कहा आपसे क्या कि बताओ बच्चों कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म होकर के खौलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो ये तो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब मुझे इस 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट, किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में। तो F वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, F बराबर फॉर्मूला क्या होता है 9/5C प्लस कितना 32। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक। तो जहाँ पे मुझे F निकालना है ना, अब देखो 9/5, जरा C का वैल्यू देख के बता सकते हो कितना है, देखो
तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में कितना जोड़ना है इसमें 32। कट रहा है ना 5 के टेबल से 1 बार पे, और ये कितने टाइम्स में 20 टाइम्स में। तो जरा f बराबर बताओ, तो 9 गुना कितना हो गया 18, 18 पे 1 0 180 प्लस कितना 32। f का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, तो 2 8 3 11 और 1 और 1 2 200। बोलो बात क्लियर है यहाँ पे। अब मैं तुमसे सवाल कर दूं यहीं पे कि दूसरा नंबर सवाल है कि -10 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होंगे। तो फिर से फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। f बराबर क्या होता है 9/5 c प्लस कितना 32। तो f की जगह f रह जाएगा। फिर से देखो, जिसको समझ नहीं आ रहा पीछे पूछना हमसे, है ना। ये वही क्या हो 9/5 को 9/5 लिख दिया। c का वैल्यू जरा देख करके बताओ कितना है -10। तो -10 क्या करना होगा यहाँ पे, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। 2 साइन मैथ के अंदर एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए क्या लगा दिए ब्रैकेट लगा दिए। प्लस क्या करेंगे इसमें 32 को ऐड कर देंगे। बोलो बात क्लियर है जो कि यहाँ तक, है ना। तो 5 से काटो, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 9 2 जा 18, लेकिन माइनस का साइन है इसलिए -18 हो गया। प्लस कितना हो जाएगा 32। अब जरा बताओ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो बड़े नंबर से क्या करेंगे, छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में 8 मिल जाएगा, 12 में 8 जाएगा, कितना बच जाएगा 4, और ये कितना हो गया 2 में 1 गया तो 1। साइन किसका लगाएंगे प्लस का। बोलो किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए, ठीक है। इस यहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप सेल्सियस, अभी पिछले सवाल में क्या किए थे C से F में चेंज किए थे, इस बार C से किस में चेंज करेंगे F में चेंज करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में। क्या हो गया ना, इस बार क्या चेंज करेंगे हम लोग, इस बार के टॉपिक में हम चेंज करेंगे कि फ़ारेनहाइट से आप किस कैसे सेल्सियस में ला सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको सवाल दिया कि कितना था सवाल पिछला वाला कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में, पहला सवाल कितने डिग्री सेल्सियस होंगे। तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पिछला वाला ही है ना। तो C का F बराबर फॉर्मूला क्या था अपना 9/5 C प्लस कितना 32। F का वैल्यू दिया है ना, देखो तो F का वैल्यू कितना है 100। तो यहाँ पर रख दूंगा क्या 100 बराबर 9C प्लस 5/5 प्लस कितना 32। अब ये जो 32 प्लस में है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ऐसे। तो इधर क्या बच जाएगा 9C/5। तो जरा बताओ सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा, ये 68 आ जाएगा इक्वल टू 9C/ कितना 5। नीचे कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 1 × 9C कितना हो जाएगा, ये 9C। 1 × 9C कितना हो जाएगा 9C। ऊपर ले देते हैं इसको, तो कितना हो गया ये 9C, और इस साइड में कितना हो गया 5 × 8 40, 5 × 30 और कितना 4 34। अब C देखो 9 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आएगा, क्या हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 37 पॉइंट कितना 7 रिपीट कर जाएगा। तो इतना ही आप छोड़ सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट बात है, उसको जरा सुन लीजिए कि पानी कितने डिग्री पे बॉईल करता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। पूछा जाएगा कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा बर्फ है वो कितने डिग्री सेल्सियस में दोबारा पानी बन जाएगा, तो उसका भी आंसर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और क्या जानने योग्य बात है, आपके शरीर का नॉर्मल जो तापमान है, नॉर्मल तापमान वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर उससे टेम्परेचर आपका ज़्यादा हुआ मतलब बुखार लग गया है ना, और इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करोगे तो लगभग 98 आएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान देंगे इस सवाल पे सभी लोग, है ना। देखो यहाँ पे सभी सवाल क्या है कि कन्वर्ट 373 केल्विन टू फ़ारेनहाइट, कितना केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है ना। तो देखो इस सवाल को करेंगे कैसे, केल्विन वाला फार्मूला जब हम लगाएंगे तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, अपना C निकल जाएगा, और इस C जब मेरा C निकल जाएगा तो फिर फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे। जैसे देखो सॉल्व कर रहा हूँ सवाल को कैसे करूँगा, ध्यान देना सभी कि केल्विन का फार्मूला सभी को पता है क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस कितना 273। K का वैल्यू दे रखा है, कितना दिया बताओ 373 दे रखा है, किसी को कोई दिक्कत, बराबर C का वैल्यू लिया तो C रह जाएगा यहाँ पे 273 का 273। ये जो 273 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 373 माइनस 273 बराबर कितना हो जाएगा ये C। कितना माइनस करने के बाद आएगा 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, है ना। अब इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। F बराबर फॉर्मूला बताओ क्या होता है 9/5 C प्लस कितना 32। F की जगह F 9
सी की जगह कितना रख दूंगा मैं 100 रख दूंगा, नीचे कितना आएगा अपना 5 प्लस कितना 32, काटिए कितने बार में आ गया 20 बार में। एफ बराबर कितना हो जाएगा 9 दूना 18 180 प्लस कितना 32, तो एफ का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2 8 3 11 और 1 1 आपका आंसर। दिक्कत ठीक। तो देखो मैटर का स्टेट दो तरीके से चेंज किया जा सकता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय अप्लाइंग प्रेशर, और जो दूसरा क्या तरीका है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर, ठीक है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अब ध्यान देना यहाँ पे कि बाय अप्लाइंग प्रेशर। अब मैं एक सवाल करता हूँ, आप लोग उसको उसका आंसर देना, ठीक है। जैसे मेरे पास गैस था, अब गैस पे एकदम प्रेशर दे रहे हो, ठीक है, गैस में प्रेशर डाल रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो पार्टिकल्स क्या होंगे? नज़दीक आएंगे, नज़दीक आएंगे पार्टिकल। जो दूर दूर पार्टिकल थे प्रेशर देना स्टार्ट किया, दबाना स्टार्ट किया, वो पार्टिकल कहाँ आना स्टार्ट हो जाएंगे? पास पास। और बताओ पास पास आएंगे तो क्या बन जाएंगे? फिर लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा ना। और भी अगर उस पार्टिकल को और भी ज़्यादा कंप्रेस किया जाए, दबाया जाए, प्रेशराइज किया जाए, तो फिर पार्टिकल और भी क्या हो जाएंगे? सामने आ जाएंगे। तो पार्टिकल जब सामने आ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? फिर वो सॉलिड बन जाएंगे, ठीक है। यानी प्रेशर को अप्लाई करके आप फिजिकल स्टेट मैटर के चेंज कर सकते हो। दूसरा क्या है? टेम्परेचर। ये तो तुम लोगों को बुझाता ही होगा कि मेरे पास क्या था, पानी, पानी को गर्म करने लगा, टेम्परेचर अप्लाई किया उस पर, है ना। अब पानी क्या बन जाएगा? फिर भाप बन जाएगा, है ना। तो जो पानी लिक्विड स्टेट में था, अब लिक्विड से क्या बन गया? गैसियस स्टेट में बन गया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? उसका स्टेट चेंज हो गया। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि मैटर का स्टेट कितने तरीके से चेंज किया सकता है, तो दो तरीका से, पहला प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर। चलिए देखेंगे यहाँ पे चेंज इन स्टेट। अभी लिखना बंद कर दो, बाद में लिखना इसको, ठीक है। चेंज इन स्टेट। देखिए बच्चों, टोटल आपको 6 प्रोसेस यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। अगर सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा हो, ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे? फ्यूजन। क्या कहेंगे ऐसे प्रोसेस को? जैसे देखो फ्यूजन का एग्जांपल लिखा हुआ है, आइस इनटू वाटर। बर्फ था, क्या बन गया? पानी। तो सॉलिड किसमें चेंज हो गया? लिक्विड में, ठीक है। इसके बाद अगर लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा होगा, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे? सॉलिडिफिकेशन। क्या कहेंगे? सॉलिडिफिकेशन। जरा एग्जांपल देखो, सॉलिडिफिकेशन में क्या दिया हूं? पानी था, लिक्विड, आइस क्या है? सॉलिड। तो लिक्विड किसमें चेंज हो गया? सॉलिड में। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। अगर लिक्विड तुम्हारा गैस के अंदर चेंज हो गया, लिक्विड किसमें चेंज हो गया? गैस में। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एवापोरेशन, ठीक है। कपड़ा भी तो ऐसे ही सूखता है, कपड़ा ऐसे धो करके छत पे से क्या कर दो? पसार दो, है ना। तो जो उसके अंदर पानी है वो वाष्प बन करके क्या बन जाएगा? उड़ जाएगा। तो लिक्विड किसमें चेंज हो गया? वाटर किसमें चेंज हुआ? गैस में। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एवापोरेशन। बोल बात समझ में आ गया? अगर गैस चेंज हो गया लिक्विड में, गैस किसमें चेंज हो गया? लिक्विड में, तो ऐसे प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन। क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। क्या कहेंगे जी? कंडेंसेशन। जरा एग्जांपल देखो कंडेंसेशन का, कहां लिखा हो? ये रहा, वाष्प को पानी बना दो। कैसे बनेगा वाष्प? पानी, वाष्प था। अब देखो ये चीज़ आप मानो कि तुरंत बहुत ज़्यादा गर्मी था, है ना, स्प्राइट मंगवा ली और ग्लास के अंदर डाल दिए। अब कुछ टाइम के बाद क्या देखोगे? ग्लास के बाहर में पानी जमा हो गया जा रहा है। देखते हो ऐसा? यस सर। क्योंकि हवा जो है, हवा के अंदर बहुत सारा भी पानी के ड्रॉपलेट्स क्या है? उड़ रहे हैं। कपड़ा इतना लोगों का सूख रहा है, पानी कहाँ जा रहा है? हवा के अंदर ही तो है। अब जैसे उसमें ठंडा वातावरण मिलेगा तो क्या होगा? ठंडा होकर के, कूल होकर के क्या बन जाएगा? वाइपर से लिक्विड बन जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? कंडेंसेशन, ठीक है। अगर गैस बन गया सॉलिड, तो ऐसे प्रोसेस को कहेंगे डिपोजिशन। गैस सॉलिड बन गया। ऐसे देखो काजल, काजल क्या होता है? लैक्मे वाला, है ना। कैसे बनाया जाता है उसको? तो पहले ढिबरी जला दो, दिया जला दो, उसके ऊपर कटोरा वटोरा औंध दो, है ना। तो उसमें कालिक जाकर के जमा हो जाएगा, ठीक है। बाद में नानी लोग क्या करती है, उस नानी दादी लोग उस कालिक को ऐसे जमा करिए, थोड़ा सा सरसों का तेल मिला देगी उसमें, है ना, और जा करके बाबू को लीप देती है ना। अब बाबू एक बार हो गया तो क्या हो गया? उसका पूरा यहाँ पर पसर जाएगा काजल। तो इसलिए क्या लगा दिया था उसमें? पाउडर लगा दिया, ताकि क्या रहे, वो अपनी जगह पर थोड़ा सा फिक्स, ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक सके, है ना।
तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? डिपोजिशन। क्या कहते हैं जी? डिपोजिशन। अगला लास्ट क्या रह गया हमारा? अगर सॉलिड गैस में चेंज हो गया तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। जैसे कपूर जो होता है, कपूर को जला दो, गैस बन करके उड़ जाएगा कि कपूर का राख बच जाएगा? नहीं बचेगा। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। आपके पास नए नए वस्त्र खरीद के लाइएगा तो उसके अंदर नैप्थेलिन का कुछ गोलियां रहती है ना, नए नए में चीज़ों में नैप्थेलिन का गोली रहता है, उसमें नैप्थेलिन का क्या रहता है? बॉल्स रहते हैं। कुछ टाइम के बाद नैप्थेलिन का बॉल डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि वो जो सॉलिड था, सॉलिड लिक्विड के अंदर क्या मतलब सॉलिड गैस बन करके हवा में क्या हो जाता है? विसर्जित हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। अब देखो डेफिनेशन, अगर पेपर में डेफिनेशन आ गया कि डिफाइन सब्लिमेशन, है ना, तो कुछ नहीं करना, द चेंज ऑफ, ये चीज हर जगह लिखना पूरा 6 डेफिनेशंस में, है ना। द चेंज ऑफ सब्लिमेशन में क्या होता है जी? देखो तो सब्लिमेशन में क्या होता है? लिक्विड किसमें चेंज हो जाता है? गैस। तो लिखूंगा द चेंज ऑफ सॉलिड किसमें चेंज हो जाएगा? गैस, है ना। तो चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस इच वर्ड क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन। अगर डिफाइन करने आ गया एवापोरेशन, तो इसको कैसे लिखेंगे? द चेंज ऑफ, एवापोरेशन कब होता है बताओ? द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। यहाँ पे क्या लिखना होगा? लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड इनटू गैस। लास्ट में लगा देना तुम लोग वही वाला डेफिनेशन, है ना, इज कॉल्ड, है ना। इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? एवापोरेशन। और साथ में एक एग्जांपल भी लिखते चलोगे इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक होता है समाप्त। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा लैटेंट हीट, ठीक है। क्या डेफिनेशन लिख रहा है इसका? द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अदर स्टेट। अब खुद सोचने वाला बात है कि तुम्हारे पास पानी था, पानी को गर्म करेंगे, क्या बनेगा उससे? वेपर बनेगा। एक स्टेट था लिक्विड और दूसरा स्टेट क्या हुआ? गैस। तो किसी भी चीज़ को कितना गर्म किया जाए, किसी भी चीज़ को कितना गर्म किया जाए ताकि उसका जो एक स्टेट है उस स्टेट को छोड़ करके वो चीज़ दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। किसी भी चीज़ को कम से कम कितना गर्म करें ताकि उसका स्टेट क्या हो जाए? चेंज हो जाए। इसी को कहते हैं लैटेंट हीट। इसी को क्या कहते हैं? लैटेंट हीट। जैसे पानी को कितना गर्म किया जाएगा कि वो क्या बन जाए? वाष्प बन जाए। कितना डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैटेंट हीट डज नॉट काउंट राइज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। जैसे मैं पानी को गर्म कर रहा हूँ, पानी को क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे गर्म कर रहा हूँ। तो ये बताओ, नीचे बर्नर लगा हुआ है तो पानी क्या बनेगा? ये वाष्प बनेगा, और वाष्प बन के कहाँ उड़ेगा? आसमान में उड़ेगा। तो उस टाइम पे पानी का टेम्परेचर, ये नहीं कि गर्म करते जा रहा तो पानी का टेम्परेचर शुरू में 10 था फिर 20, जब तक ये बॉईल करेगा तब तक टेम्परेचर केवल बढ़ेगा, है ना। उसके बाद जितना भी हीट है सारे वेपर बनाने में इसकी यूज हो जाएंगे। उसके बाद जितना पानी का टेम्परेचर 100 हो गया उससे ज़्यादा फिर बढ़ेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि जो टेम्परेचर बाद में मैं इसको प्रोवाइड करूंगा उससे केवल जो लिक्विड है वो क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हो गया है। तो यहाँ पे जो लिक्विड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट क्या बन जाएगा? वेपर स्टेट में, है ना। तो इस टाइम पे क्या इसका टेम्परेचर राइज करेगा? राइज नहीं करेगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ एवापोरेशन जो है वो तो सबको क्लियर होगा कि एवापोरेशन होता क्या है। तो लिक्विड से क्या बन जाएगा? गैस बन जाना क्या होता है? ये एवापोरेशन। एवापोरेशन कौन कौन से चीज़ों पे डिपेंड करता है? सुनो ध्यान से। पहला तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। अब बोलोगे टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? भाई अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पानी भी जल्दी जल्दी वाष्प बनना स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर कम करेंगे तो पानी भी धीरे धीरे वाष्प बनेगा। तो पहला तो फैक्टर ये हो गया। किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? ये दूसरा सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। किस पे? सरफेस एरिया। किस पे? सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया में क्या होता है? किसी भी चीज़ का अगर एरिया बढ़ा देंगे तो भाप ज़्यादा बनेगा। खुद सोचो जरा कि आपकी मम्मी चाय बना के दी, है ना। बचपन में तो बहुत जल्दी बच्चों को चाय, सुबह सुबह चाय ही चाहिए होता है ना। तो चाय दे दिए और वो भी चाय भर के ऊपर गिलास तक, जब तक एकदम गिरने तक ना हो जाए ना, भले उसमें पानी डाल के दे तो चलेगा, उसको बस चाय होना चाहिए, ठीक है। अब जो चाय है, ठीक है, चाय को जल्दी ठंडा करना, क्या करेंगे? चाय को प्लेट के अंदर डाल दो, प्लेट में डाल दो, प्लेट के अंदर चाय पूरा क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो जल्दी जल्दी उसका हीट कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा।
तो एवापोरेशन कब ज़्यादा होगा? जब एरिया बढ़ाएंगे तो एवापोरेशन में क्या हो जाएगा? ज़्यादा, और जब एरिया घटाएंगे तो एवापोरेशन में क्या हो जाएगा? कम। अब खुद सोचो ना कि कपड़ा पसार दिए छत पे, मम्मी बोली कि जाओ ये कपड़ा पसार दो, है ना, और साड़ी तुम पसारने गए हो और साड़ी फैलाए नहीं, बस ऐसे साड़ी रख के आ गए, जल्दी सूख जाएगा? नहीं सूखेगा। जैसे साड़ी को फैला दोगे तो भाप जल्दी जल्दी बच जाएगा पानी उसका, है ना, और जल्दी कपड़ा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, क्योंकि एवापोरेशन का रेट वहाँ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। तीसरा चीज है विंड स्पीड। विंड का मतलब समझ में आता है? हवा। हवा का रफ्तार। अगर हवा तेज चलेगी तो एवापोरेशन जल्दी होगा। जिस टाइम पे हवा तेज चलता है उस टाइम पे कपड़ा जल्दी सूखेगा, और हवा अगर धीरे चलेगा तो कपड़ा क्या होगा? धीरे सूखेगा। तो ये 3 फैक्टरों पे आपका एवापोरेशन का रेट क्या करता है? डिपेंड करता है। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक, सुनो, ये थोड़ा लास्ट टॉपिक रह गया है। अब एक सवाल पूछते हैं, ठीक है? मेरे पास 2 मटके हैं, ठीक है, और दोनों के अंदर पानी बराबर भरा हुआ, ठीक है। एक मटके को मैं अंधेरे कमरे के अंदर जाकर के रखा हूँ और दूसरे मटके को चिलचिलाता धूप के अंदर रखा हूँ। जरा कितने बच्चों को लगता है कि धूप वाला पानी ठंडा रहेगा? हाथ खड़ा कीजिए। जो धूप में रखा हुआ वो पानी ठंडा होगा। एक को लग रहा है। और जो अंधेरे कमरे में रखा हुआ उसका पानी किसको लगता है कि ठंडा होगा? हाथ खड़ा कीजिए। इसमें ज़्यादा है। गलत तो तुम लोग बकलोल हो। सुनो कैसे। मटके के अंदर पानी ठंडा कैसे रहता है, अभी सीखने वाले हैं। ये है आपका मटका। ड्राइंग मेरा बहुत अच्छा तो है नहीं, कोशिश करना कि बहुत अच्छा आपको लग जाए, ठीक है। ये है मटका, ठीक है। ये क्या है? मटका। अब मटका में भर दिए क्या? पानी। क्या भरा हुआ है इसमें? पानी, है ना। इस मटके के अंदर है पानी। आप सभी को ये बात पता होगा कि मटके को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थेन पोट। क्या कहते हैं? अर्थेन पोट। मटके में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, ये नहीं कि बड़ा सा छेद कर दिया, है ना। बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं मटके के अंदर, है ना, जिससे क्या होता है? पानी रिस रिस करके बाहर आते रहता है। अब पानी बाहर आया, पानी कहाँ आ गया? मटके के बाहर थोड़ा थोड़ा आता है, मटका नहीं भीग जाता है बाहर से, है ना। और जो छत पे रखा हुआ है मटका, अब देखो पानी जैसे बाहर आएगा ना तो खपोर के अंदर से जितना गर्मी है मटके के अंदर, सारे हीट को लेकर के बाहर आ गया। और ये पानी कहाँ पर उड़ जाएगा? आसमान में उड़ जाएगा। नहीं उड़ेगा, ऊपर तो सूरज मामा है ना, ऊपर क्या है? सूरज। बोलेगा सूरज आओ हमको भी पानी का जरूरत, तो ये पानी कहाँ चला जाएगा? उड़ करके आसमान में। और जैसे उड़ करके आसमान में जाएगा तो उसमें जो गर्मी था ना, गर्मी को भी खींच करके आसमान में उड़ गया। बताओ पानी कैसा होगा जिसके अंदर वाला? ठंडा। लेकिन क्या ये अंधेरे कमरे में रखा हुआ मटके के साथ हो रहा होगा? नहीं हो पा रहा होगा, उसका पानी उड़ ही नहीं रहा होगा। तो क्या अंधेरे कमरे का पानी ठंडा होगा? नहीं होगा। इसलिए अब से छत पे मटका रख के आना, ठीक है। उसके बाद मम्मी कहाँ कहाँ आपको रखेंगे फिर, समझ रहे हो ना बात? ठीक, तुम लोग को समझ में आ गया? लड़की को फिर सबको आ गया होगा। शांत रहो। कभी आप हाथ में परफ्यूम मारे आप लोग? ठंडा लगता है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। और जैसे इसमें परफ्यूम मारे तो परफ्यूम था ठंडा, तो शरीर का गर्मी क्या करेगा? परफ्यूम खखोर के क्या कर लेगा? पकोट के निकाल लेगा एक जगह, है ना, और आसमान में उड़ जाएगा। इसलिए वहाँ पे आपको ठंडक का एहसास होता है। बोलो बात क्लियर है? ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ क्वेश्चन है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर क्या होता है? समाप्त। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए।